मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, अपने इस YouTube चैनल में आप सभी BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने ध्रुव स्वामिनी से संबंधित जो द्वितीय दृश्य है उसका अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी से संबंधित तृतीय दृश्य का अध्ययन करेंगे और तृतीय दृश्य के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 34 और 35 का अध्ययन करना आज का हमारा विषय है। जैसा कि आपको पता ही है कि द्वितीय दृश्य की एक जो घटना है कि चंद्रगुप्त का स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी एवं सामंत कुमारों के साथ शकराज के दुर्ग में प्रवेश किया जाना और शकराज के साथ युद्ध में उनका वध कर देना और वध करने के उपरांत पुनः विजेता के रूप में अपने यहाँ स्थापित होना। अभी वे लोग शकदुर्ग के भीतर ही एक प्रकोष्ठ में उपस्थित हैं, जहाँ पर 3 मंचों में 2 खाली और एक पे ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ पर ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अधरों में उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी हैं और बाहर कुछ कोलाहल हो रहा है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर क्या? सैनिक विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ हैं? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। क्योंकि ये जो विजित भाग है, ये विजित भाग जो शकराज के आधिपत्य में था उसको ध्रुव स्वामिनी ने जीता है और इसलिए वो वहाँ की इस समय साम्राज्ञी हैं और सैनिक भी उन्हीं के अधीन हैं। इसलिए राजा को उनसे मिलने के लिए भी वहाँ आज्ञा की आवश्यकता है। ध्रुव स्वामिनी क्या कहा है, कहाँ हैं? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर, और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? क्योंकि आपसी जो युद्ध हुआ दोनों में द्वंद्व, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ वार राजकुमार चंद्रगुप्त के ऊपर भी आए हैं और उनसे वो घायल हुए हैं। उसी के बारे में ध्रुव स्वामिनी यहाँ सैनिक से पूछ रही है। सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं हैं, उन पर पट्टियाँ बंध चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी, अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई, जैसे भूल गई हों। नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। अभी तक वे केवल एक राज्य विशेष की महादेवी पद पर सुशोभित थीं, लेकिन अब एक नए रिश्ते का सूत्रपात हुआ है और मंदाकिनी उन्हें भाभी के रूप में बोलना चाहती हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं और इसीलिए वह अपने आप से क्षमा मांगती हैं महादेवी से। ध्रुव स्वामिनी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी है, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आहा, यदि वह सत्य होती, निश्चय ही वे चंद्रगुप्त की पत्नी बनना अपना सौभाग्य समझती हैं, लेकिन कुछ सामाजिक मर्यादाएं हैं जिनके कारण ऐसा होना उन्हें संभव नहीं जान पड़ता और इसीलिए वो कहती हैं कि काश यह संभव होता। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं ना तो महादेवी हूँ और ना ही तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूँ? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ करना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है।
इसलिए मैं स्वस्थयन करने आया हूँ, किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। मैं शांति पाठ करने यहाँ आया हूँ कि इतनी बड़ी घटना घटी है, इस घटना के बाद यहाँ शांति पाठ होना चाहिए, लेकिन यदि आप महादेवी ही नहीं हैं तो फिर मैं शांति पाठ किस प्रकार से कर सकूँगा। दो स्वामी तीखे स्वर में, पुरोहित जी मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। ये नितांत सत्य है कि यदि वो एक साम्राज्य विशेष के एक यश अधिकारिणी पद पर सुशोभित हैं और ऐसे उच्च पदस्थ व्यक्ति को आप उपहार स्वरूप कहीं भेज देते हैं तो निश्चय ही उस पर से उसका जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है और उसका जो पद है वो स्वयं में भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को किस प्रकार से महादेवी मान सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो राजाज्ञा के वशीभूत होकर के किसी अन्य शासक के अधीन उपहार के रूप में भेज दिया गया था। मंदाकिनी किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुव स्वामी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही ना मिला। एक ऐसा राजा जो मद्यप है, लंपट किस्म का राजा है, जिसके लिए अपनी स्त्री का कोई महत्व ही नहीं है, उसका जो बोल है वो उसे सुनाई नहीं पड़ रहा, तो मैं किस प्रकार से भावी हो गई। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया तब मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। एक स्त्री होने के कारण एक पुरुष का ये सामाजिक कर्तव्य है कि वह उस स्त्री की सुरक्षा और संरक्षा करे, लेकिन ध्रुव स्वामी को वो भी नसीब नहीं हुआ और उन्हें निर्वासन का दुख भोगना पड़ा। वह भी ना मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी से बंधी हुई शक दुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो, अर्थात ऐसी व्यक्ति को, ऐसी नारी को आप भाभी बनाना चाहती हो जिसका भाई से कोई संबंध कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। ध्रुव स्वामी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ। ध्रुव स्वामी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। आप वास्तव में सत्य के उपासक नहीं हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात करती हैं? तब तो संसार ही मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ईश्वरी सत्य है, बाकी पूरा संसार मिथ्या है। ये जो बात है, उस बात की ओर, इस उक्ति की ओर, इस तथ्य की ओर पुरोहित अपनी बात को ले जाना चाह रहे हैं। ध्रुव स्वामी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आप अपना कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। एक स्त्री जिसको समाज में सम्मान मिलना चाहिए उसके स्थान पर उसे सम्मान नहीं मिलता, उसकी रक्षा होनी चाहिए उसके स्थान पर उसकी रक्षा नहीं होती। वैसी परिस्थिति में आपकी बात कहाँ तक सत्य है, ये मेरी समझ से बाहर है। पुरोहित मंदाकिनी, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष। ध्रुव स्वामी, रोष, हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। मुझे बड़ा ही क्रोध आ रहा है और उस क्रोध का कारण इस पुरुष जगत से मिली हुई उपेक्षा है। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी, उसका शव पड़ा होगा। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे
और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। क्या तुम्हारा स्वस्थयन मुझे शांति देगा? जो आप शांति पाठ यहाँ कराना चाहते हैं, क्या वास्तव में मुझे शांति प्राप्त होगी? क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ निर्मित हुआ है, वह माहौल किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर से शांति की ओर ले जाने वाला नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में आपका ये कहना कि मैं शांति पाठ करना चाहता हूँ, शुद्धि कराना चाहता हूँ, मेरी समझ से बाहर की बात है। बाकी आप चूँकि पुरोहित हैं, इस राज्य के अच्छे के लिए आपके विचार उपजते हैं। प्रसाद जी का दृष्टिकोण इस नाटक की सर्जना करते वक्त स्पष्ट रूप से यही रहा कि चूँकि वह काल विशेष जिसमें इस नाटक को लिखा गया, कहीं ना कहीं स्त्री के साथ जो दुराचार, अनाचार और उसकी जो गरिमा है, उसके विखंडन का काल है। और उनकी दृष्टि इसी बोध से आप्लावित है कि कैसे भी करके स्त्री की जो दशा है, उस दशा को उच्च परिस्थिति प्राप्त हो, समाज में स्त्री को सम्मान मिले, उसकी रक्षा हो और वो एक श्रेष्ठ स्तर पर अपने आप को महसूस कर सके। इसी दृष्टिबोध के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं ध्रुव स्वामी के इसी अंक के जो अन्य अंश हैं उन पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।